तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले एमपीडीटी के बारे में। आखिर एमपीडीटी होता क्या है ना। हमने तो सुना था बस 12वीं कर लो उसके बाद मजे मजे। पर एमपीडीटी होता क्या है, कहाँ से आ गया ये एमपीडीटी? क्या 12वीं के बाद हमको एमपीडीटी में काउंसलिंग करना जरूरी है? अगर हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? तो आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो सब चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर एमपीडीटी होता क्या है। तो एमपीडीटी मतलब होता है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसे नाम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है, मध्य प्रदेश यहाँ पर शब्द आ रहा है। मतलब ये काउंसलिंग होती है, स्टेट लेवल की काउंसलिंग है। मतलब यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग है, जिसके मदद से हम बीटेक के अंदर, एमसीए के अंदर या फिर एमबीए के अंदर जो टेक्निकल कोर्स होते हैं एमबीए के, उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। और एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर दो राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2। और एक और खास बात, एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर आईआईटी और एनआईटी कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब इस काउंसलिंग के थ्रू आप आईआईटी के कॉलेजेस में या फिर एनआईटी के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। पर आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो? तो एमपीडीटी की काउंसलिंग की मदद से आप मध्य प्रदेश के जितने भी आईआईटी और एनआईटी के बाद जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, इन सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? जैसे यहाँ पर नाम में लिखा है मध्य प्रदेश, तो क्या मध्य प्रदेश के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 90% जो सीटें होती है वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। मतलब उन सीटों पे मध्य प्रदेश के जो छात्र है उनका अधिकार रहता है, वो पहले से रिजर्व करके रखिए। पर बाकी जो 10% सीटें बची है उस पर ऑल इंडिया लेवल से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आपने ये तो जान लिया कि एमपीडीटी होता क्या है, पर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, जनरल या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% होना चाहिए ओवरऑल। मतलब 12th के अंदर आपके ओवरऑल 45% या उससे ऊपर होना चाहिए। प्लस इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट पीसीएम रहा होगा तो पीसीएम सब्जेक्ट में चारों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के अंदर आपके 45 नंबर होना चाहिए। या तो 45 नंबर या तो इससे ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। और अगर आपकी कैटेगरी एसटी या फिर एससी है तो आपको ओवरऑल 40% होना चाहिए 12th में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर अलग अलग सभी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी आपके 40 नंबर होना चाहिए या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। तो आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो रहोगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, उस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जाके उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये तो जान लिया एमपीडीटी होता क्या है, पर इसमें रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहे हैं, हम काउंसलिंग के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं? तो काउंसलिंग के लिए हम अप्लाई जब से कर सकते हैं जब जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाता है। तो इस बार जेईई मेंस का रिजल्ट 17 अप्रैल को आ रहा है। तो अगर 17 अप्रैल को जेईई मेन का रिजल्ट आ रहा है तो आप उससे मान लो आपकी 20 से 25 मई के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। आप एमपीडीटी के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एमपीडीटी काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा जेईई मेंस का रिजल्ट आता है। जेईई मेंस का रिजल्ट के आने के 10 या 15 दिन बाद से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार जैसे मैंने आपको बताया जेईई मेंस का रिजल्ट 17 अप्रैल को आ रहा है। तो 17 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है तो आप मान लो कि 20 या 25 मई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि एमपीडीटी के साइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आपको कोई फीस नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं रहेगा। आपके पैसे कब लगेंगे, आपको फीस पे कब करना पड़ेगी, जब चॉइस फिलिंग करोगे। अच्छा, चॉइस फिलिंग क्या होता है? चॉइस फिलिंग मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे कॉलेजेस है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें क्या कोर्स करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चॉइस फिलिंग के अंदर मेंशन करना होती है। तो चॉइस फिलिंग उस पूरी एमपीडीटी काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। भले आपके जेईई मेंस में अच्छे नंबर हो, पर आपने चॉइस फिलिंग गलत करी है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप अच्छे कॉलेज से वंचित रह जाओगे। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जो कि आप ध्यान से करना। तो चॉइस फिलिंग में हम कितने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं, मतलब हम कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो चॉइस फिलिंग के अंदर हम मिनिमम 10 कॉलेज हमको सिलेक्ट करना होते हैं जिनके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जिनमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं। मिनिमम 10 कॉलेजेस और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, बस अर्थे आपका उस कॉलेज में नंबर आना चाहिए। फिर चॉइस फिलिंग करते समय आपको फीस पे करना पड़ेगी, जिसका अमाउंट रहेगा 1530 रुपये। ये फीस आपको चॉइस फिलिंग करते समय पे करना पड़ेगी। उसके बाद आपको जो आपने चॉइस फिलिंग करके जो कॉलेजेस आपने सिलेक्ट करे उन कॉलेजेस को आपको सेव करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को लॉक करना पड़ेगा और पेमेंट करके आपकी चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी। मतलब आपने चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसेस कर ली है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है और कुछ दिनों के बाद कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी,
जिसमें मतलब जिन जिन बच्चों ने आवेदन किया है उन सारे बच्चों की रैंक बाय रैंक दिखाई जाएगी। सपोज आपके जेईई में अगर मान लेते हैं हम कुछ भी XYZ नंबर आए हो, तो उस नंबर के आधार पर, उस नंबर के बेसिस पर आपकी वहाँ पर मेरिट में क्या रैंक है, वहाँ पर रैंक शो की जाएगी कॉमन मेरिट लिस्ट के अंदर। और एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर 2 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2। फिर राउंड 1 के अंदर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो किसी कॉलेज में, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं राउंड 1 में मेरा नाम तो आ गया है, पर जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाह रहा था या फिर जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे को एडमिशन लेना था वो मुझे नहीं मिला है, तो आप इसके बाद एक और राउंड होता है जिसे हम अपग्रेड राउंड कहते हैं, जो ही राउंड 1 का पार्ट होता है। इसमें क्या कर सकते हो आप, आपका राउंड 1 में हो गया है तो आप अपग्रेड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और इस सबसे कम कट ऑफ जाता है यहाँ पर अपग्रेड राउंड का। अगर आप फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी, जिसके लिए आपको दोबारा फीस पे करना पड़ेगी, जिसका अमाउंट रहेगा 1030 रुपये। आपको 1030 रुपये फिर से पे करना पड़ेंगे और आप अपग्रेड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो अपग्रेड राउंड में उस कॉलेज को फिल कर सकते हो, और सबसे कम कटअप जाता है अपग्रेड राउंड में। अगर आपका अपग्रेड राउंड में नाम आ रहा है तो बिना किसी सोच विचार के आपको इस कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने बात तो कर ली अपग्रेड राउंड की, राउंड 1 की बात भी हो गई, पर उन बच्चों का क्या जिनका राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो रिजल्ट आया था वहाँ पर उन स्टूडेंट्स का नाम नहीं था, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है राउंड 2 का। जब राउंड 2 की काउंसलिंग चालू होगी तो आपको फिर से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फ्रेश फॉर्म रहेगा, जिसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगी 1130 रुपये। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जिस प्रकार आपने राउंड 1 में कॉलेज फिल करे थे उसी प्रकार आपको राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। अगर आपके जेईई मेन में अच्छे स्कोर है, अच्छे नंबर है, तो हो सकता है आपका राउंड 2 में नाम आ जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। बात हो गई राउंड 1 और राउंड 2, और हमने अपग्रेड राउंड की बात कर ली। अच्छा, पर अब कुछ बच्चों का सवाल ये रहता है सर अगर मेरा राउंड 1 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ या राउंड 2 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन रहता है CLC, जिसे हम कहते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अगर आपका राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ या राउंड 2 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप CLC राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। CLC राउंड में आपको फिजिकली कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर वहाँ पर सीट खाली होगी तो आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा, वहाँ अपनी फीस जमा कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो CLC राउंड के थ्रू। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, रजिस्ट्रेशन के समय आपको क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको आपकी TC लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो डोमिसाइल लगेगा, और अगर आपकी इनकम, आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख प्रति वर्ष से कम है तो आपको आय का सर्टिफिकेट भी लगेगा। और हम बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको एडमिशन के वक्त लगेंगे। तो आपको TC लगेगी, माइग्रेशन लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपने जेईई मेंस की एग्जाम दी है उसका रिजल्ट लगेगा, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा करना पड़ेगी। अच्छा, ये तो बातें हो गई सारी एमपीडीटी के बारे में। अगर आपको एमपीडीटी काउंसलिंग हमसे करानी है, हमारे थ्रू करानी है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, बच्चे चॉइस फिलिंग के अंदर बहुत मिस्टेक कर देते हैं, या बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि अब हमने 12th तो कर ली, अब किस कॉलेज में एडमिशन ले, अब किस कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, और उस कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप भी बहुत कन्फ्यूज हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको उस काउंसलिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है, सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, ऐसा आप क्या सब्जेक्ट लो जिससे आपकी जॉब लग जाए या फिर आपकी अर्निंग चालू हो जाए, क्योंकि अधिकतर होता है ना, क्योंकि बच्चे कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं बाद में जॉब नहीं लगती है। हमें ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पर एडमिशन लेने के बाद हमारी फीस वेस्ट ना हो, हमारा प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो जाए और हमारा अच्छा पैकेज लग जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और फिल करने के बाद हमसे काउंसलिंग ले सकते हो। तो काउंसलिंग की एकदम मिनिमम कॉस्ट है 299 रुपीज़ में हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या रहेगा, आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, एमपीडीटी काउंसलिंग क्या होती है, उस काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग कैसे करना है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।